स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बरकुचला आपका राज्य है, आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना की आधारशिला रखी, जिसके बाद जांजगीर चांपा के अकलतरा रेलवे स्टेशन का इससे कायाकल्प होगा और अकलतरा रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च कर चुके हैं। इस योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों का रेल रोड रिडेवलप हो जाएगा, जिसमें एक साथ देश के 508 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाकर शहर को विकास के पथ पर आगे लाना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना की आधारशिला रखी। इस योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जहां बिलासपुर के रेल मंडल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के अलावा जांजगीर चांपा बाराद्वार स्टेशन के कायाकल्प पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे अब अकलतरा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनेगा। तो वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए जाने में इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन योजना अंतर्गत आज देश में 508 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने की दृष्टि से, जिसमें जन सुविधा हो, जन सुलभता हो और जो परेशानी रेलवे स्टेशनों में, चाहे वो पार्किंग की रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, उन्होंने अकलतरा को चुना और अकलतरा के रेलवे स्टेशन को 508 अमृत स्टेशनों में एक स्टेशन चुना और ये अकलतरा क्षेत्र की जनता को उन्होंने सौगात दी है। मैं उनका धन्यवाद ही देना चाहूँगा। हम आग्रह कर सकते हैं और उन्होंने हमारे आग्रह को माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैप किया कि आने वाले 40 सालों में यहाँ के नागरिकों को क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस स्टेशन को डिज़ाइन किया। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं रोहतक की, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नौ हिंसा को लेकर बयान दिया है। तो रोहतक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति मासिक बैठक शुरू हुई। बैठक में 14 एजेंडों की सुनवाई की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नौ हिंसा को लेकर बयान दिया। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री अमित विज की तरफ से नौ हिंसा को लेकर दिए गए बयान पर हालांकि दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया है कि इस हिंसा मामले में चाहे कोई नेता, सामाजिक संगठन या कोई विधायक ही क्यों ना शामिल हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जांच चल रही है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने गौरक्षकों को लेकर भी सवाल उठाया है, जहां उन्होंने गौरक्षकों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जो गौरक्षा की बात करते हैं, क्या वे अपने घर में गाय रखकर रक्षा कर रहे हैं या फिर एक ढोंग कर रहे हैं। आज बहुत अर्ली है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एडीजी रैंक के ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर की ममता सिंह जी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। आज सुबह तक की जो मेरी संज्ञान में है 102 एफआईआर हो चुकी है। अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई, मुझे लगता है हम ही नहीं सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की। तो रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। तो रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार समेत राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में बार बार हो रहे दंगे मौजूदा सरकार की विफलता का नतीजा है, क्योंकि प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा करने में मौजूदा सरकार हमेशा विफल हुई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेवात में हुई हिंसा के मुद्दे को कांग्रेस
विधानसभा में उठाएगी। इस हिंसा की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। किसी के मकान तो किसी की दुकान पर हमला किया गया है और कई लोगों की दुकानें और मकान भी जल गए हैं। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था के चरमराने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर देखने को मिलेगा। घोटाला सरकार के, ये तो घोटाला सरकार है ही। कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी अवैध शराब का घोटाला, और कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी ये ट्रांसपोर्ट का घोटाला, किलोमीटर का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला। एक घोटाला की बात करते हैं, दूसरा घोटाला चालू होता है। और इस सरकार के समय जो दंगे हुए आपको मालूम है, पहले कभी हरियाणा में इसके समय दंगे नहीं हुए। पंचकुला में 40 आदमी मर गए, यहाँ रोहतक में क्या हुआ, और ये जो लोग का आश्रम जो है वहाँ क्या हुआ, अब यहाँ नू में क्या हुआ, एक के बाद एक हो रहा है। तो घोटाला तो एक के बाद घोटाला सरकार के, ये तो घोटाला सरकार है ही। कभी तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां शिक्षा मंत्री ने बच्चों को कड़ी चेतावनी दी है और टैबलेट का गलत इस्तेमाल कर रहे छात्रों को टैबलेट वापस लेने की चेतावनी दी गई है। तो हरियाणा सरकार ने 10वीं से 12वीं के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में टैबलेट प्रदान किए थे, जिससे कि वे बेहतर पढ़ाई कर सकें। लेकिन छात्र पढ़ाई छोड़कर बाकी गतिविधियों में टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से रोजाना 2 GB डाटा भी बच्चों को दिया जाता था, लेकिन इस डाटा का इस्तेमाल यूट्यूब और गेम्स पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की इस योजना पर बहुत से छात्र बट्टा लगा रहे हैं। छात्र टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई पर कम, गेम्स और यूट्यूब में ज्यादा कर रहे हैं। अब शिकायत अभिभावक इसकी लेकर खुद कर रहे हैं, जहां सरकार के संज्ञान में आते ही मनोहर सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अगर कोई भी छात्र टैबलेट का दुरुपयोग करता है तो उसे तुरंत टैबलेट को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र को टैबलेट इसलिए दिया गया था ताकि वह पढ़ाई कर बेहतर तरीके से अपना भविष्य में आगे बढ़े और आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। लेकिन हमने पाया है कि बहुत से छात्र टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे, बाकी और गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे छात्रों को कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र ऐसा करेगा उसे तुरंत प्रभाव से टैबलेट वापस ले लिया जाएगा। देखिए, हमने उसमें एक ऐसा सिस्टम दिया था कि जिसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है केवल बच्चे उसको ही देख सकेंगे, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने इस प्रकार का प्रयास किया और उन्होंने जाके बाहर से किसी प्रकार से उस लॉक को तोड़ने का काम बच्चों ने किया है। तो ये संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1% से भी कम संख्या है। लेकिन फिर भी हमने उस पर संज्ञान लेते, कल हमने बैठक ली थी और हमने निर्णय लिया उस पर, ताकि आगे और बच्चे इस प्रकार का ना करें। तो हमने कहा कि जो भी बच्चा इस प्रकार का करेगा, उस लोग सिस्टम को तोड़ेगा कोई बच्चा, तो हम उससे टैबलेट वापस लेंगे। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया की, जहां एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली है। तो बिहार के खगड़िया में अनोखी शव यात्रा देखने को मिली, जहां शव यात्रा में कान फाड़ू डीजे बजाकर अश्लील गानों पर लौंडे डांस का चर्चा जमकर हो रही है। दरअसल खगड़िया जिले के अगुवानी महेश खुंट पथ पर उस वक्त चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला जब बुजुर्ग की मौत के बाद उसकी शव यात्रा डीजे की धुन पर निकाली गई। बता दें कि ये मामला खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र मड़ैया गांव का बताया जा रहा है, जहां समाज के एक व्यक्ति ललन शर्मा की मौत पर परिजनों ने उसकी अंतिम यात्रा पर डीजे के साथ साथ अश्लील गानों पर लौंडे का डांस धूमधाम से कर निकाली गई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां चौकीदार और दफादारों ने विरोध जताया है। बता दें कि बिहार के बेतिया में राज्य दफादार और चौकीदार संघ के आह्वान पर कार्य का विरोध जताया गया। बता दें कि रामनगर थाना क्षेत्र के दफादारों और चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए विरोध जताया। इस दौरान चौकीदारों ने बताया है कि दफादार चौकीदार के लिए पहले से लागू नियमावली को कोर्ट के आदेश से समाप्त किया गया है, जो चौकीदारों और दफादारों के हित में नहीं है। दरअसल इससे पहले वॉलेंटियर रिटायरमेंट या ड्यूटी अवधि में मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी मिलती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया है, जिसका दफादार और चौकीदार विरोध कर रहे हैं।
राम यादव चौकीदार हैं। क्या वजह है कि आप लोग काला बिल्ला लगा के ड्यूटी कर रहे हैं? सरकार हम लोग को बाल बच्चा का बहाली कैंसिल कर दिया है, रोक दिया, बहाल नहीं कर रहा है। और शुरू से हम लोग बहुत कम पैसा पर काम किए, इसी के लिए हम लोग का हड़ताल चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का सरकार जब तक बाल बच्चा को बहाल नहीं करेगा तब तक हड़ताल हम लोग ड्यूटी करते हुए हड़ताल हम लोग। राम यादव चौकीदार हैं। क्या वजह है कि आप लोग काला बिल्ला लगा के ड्यूटी कर रहे हैं? सरकार हम लोग को बाल बच्चा का बहाली कैंसिल कर दिया है, रोक दिया, बहाल नहीं कर रहा है। और शुरू से हम लोग बहुत कम पैसा पर काम किए, इसी के लिए हम लोग का हड़ताल चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का सरकार जब तक बाल बच्चा को बहाल नहीं करेगा तब तक हड़ताल हम लोग ड्यूटी करते हुए हड़ताल। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां रुद्र स्वाहाकार का आयोजन किया गया है। बता दें कि बिहार के मोतिहारी में 5 दिवसीय रुद्र चंडी स्वामित रुद्र स्वाहाकार पूर्व का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा केशरनाथ महादेव मंदिर के पास किया गया। इस दौरान बनारस के आचार्य उदित नारायण मिश्रा ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां काशी बनारस से आए उदित नारायण मिश्रा ने बताया है कि इस 5 दिवसीय महायज्ञ करने से केसरिया वासियों को मंगल की कामना होगी। साथ ही महाशिवरात्रि पूजा समिति के अध्यक्ष अवनीश कुमार पाठक ने बताया है कि इस पूजन से सभी भक्तजन सम्मिलित हैं, जिसमें हर दिन विधि विधान से पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। केसरिया की पुनीत भूमि, पुण्य भूमि, केसरनाथ जी के पावन संरक्षण की भूमि, रक्षण की भूमि, भगवान केसरनाथ की कृपा इस भूमि पर पड़ी हुई है। ग्रामवासियों, केसरनाथ के सभी भक्तों के द्वारा महाशिवरात्रि संपूजा समिति पूर्वी चंपारण केसरिया के द्वारा हमारे दीनानाथ जी के साथ संरक्षण में उनके द्वारा बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान किया जा रहा है। हम काशी से सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। केसरिया की पुनीत भूमि, पुण्य भूमि, केसरनाथ जी के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मोतिहारी की, जहां मोतिहारी अस्पताल में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। यहां अस्पताल में टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन किया गया है। तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी सदर अस्पताल में देखने को मिला, जहां टॉर्च की रोशनी में महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी की गई। ये मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में एक गर्भवती महिला भर्ती थी। मेडिकल कारणों से महिला का ऑपरेशन जरूरी करना था। इस दौरान सदर अस्पताल की बिजली अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उस जनरेटर को चलाया गया और जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इस दौरान गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में सदर अस्पताल की महिला डॉक्टर सुरुचि स्मृति ने गर्भवती महिला की स्थिति को देखते हुए तत्काल टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन करने का फैसला लिया। गनीमत यह रही कि इस परिस्थितियों में भी महिला डॉक्टर की सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया। यह मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को सोमवार से अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में सोमवार यानी कि 7 अगस्त से पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। तो वहीं इंदौर में शहरी सीमा पर 650 और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 70 पुलिसकर्मी वीकली ऑफ पर हैं। बता दें कि यह साप्ताहिक अवकाश पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को दिया गया है, जहां नगरीय और देहात के 720 पुलिसकर्मी वीक ऑफ मना रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर जारी होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पुलिसकर्मियों को वीक ऑफ दिया गया है। दरअसल इंदौर के चारों जोन के डीसीपी ने मिलकर ये रोस्टर तैयार किया और जो कि उपलब्ध के बल पर आधार को तैयार किया गया है, जहां पुलिस ने तय किया है कि रविवार को नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी को अधिकारियों को सोमवार को छुट्टी दी जाएगी। ये पुलिसकर्मी सीधे मंगलवार सुबह ड्यूटी पर आएंगे। जिनको छुट्टी दी गई है उनमें थाने का स्टाफ, ट्रैफिक विभाग का स्टाफ और पुलिस लाइन का स्टाफ के रोस्टर को मिलाकर करीब 650 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया गया है। बता दें कि पुलिसकर्मियों को छुट्टी के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जहां अवकाश के दिन कोई भी पुलिसकर्मी शहर के बाहर नहीं जा सकेंगे और वीआईपी मूवमेंट के दौरान साप्ताहिक अवकाश कैंसिल करना होगा। साथ ही डिवीजन स्तर पर एक साथ सभी थाना प्रभारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां सावन महीने के 5वें सोमवार की धूम देखने को मिली है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के 5वें सोमवार की धूम देखने को मिली, जहां उज्जैन में सुबह महाकालेश्वर के पट खुलते ही मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। इसको लेकर रात 12 बजे से ही भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। बता दें कि सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से के अभिषेक कर पूजन कर भस्म आरती की गई। बता दें कि भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए, जहां जिला और पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को इस दौरान तैनात किया। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां रंगदारी का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यापारी ने 1 करोड़ की फिरौती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी पहले व्यापारी के यहाँ सफाई कर्मी था, जहां काम से निकाल दिए जाने की वजह से आरोपी रंजिश रखने लगा और साजिश के तहत उसने फिरौती की योजना बनाई। जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि आप बता रहे हैं। एक साजिद नाम की लड़की ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोले हैं। ये वीडियो वायरल था। एक लोकेश नाम के व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचा, जिसने इस संबंध में थाना सहारन में शिकायत दी है। आरोपी साजिद पीछे से यूपी का रहने वाला है और यहाँ NIT एरिया में उसकी एक सैलून की दुकान है, और जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो सामाजिक सौहार्द खराब करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और शांति व्यवस्था भंग करते हैं, कानून व्यवस्था भंग करते हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो फरीदाबाद में हथियार के बल पर एक ही रात में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इस वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से एक की लूट की वारदात को अंजाम देने के वक्त ही हत्या हो चुकी है। 30 और 24 जुलाई की रात को एक ही रात में 3 लूट की घटनाएं हुई थी, जिस संबंध में 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई थी। एक घटना दयालपुर की थी, जिस संबंध में FIR नंबर 261 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एक दूसरी जो वारदात थी वो डब्बापाली रोड पे थी, जिस संबंध में डब्बा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
और जो तीसरी घटना थी उसी रात की सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के एरिया की थी, जिस संबंध में तीसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। और उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी और जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम है, जिसके सब इंस्पेक्टर राकेश इंचार्ज हैं, वो टीम इस पे काम कर रही थी तथा टीम ने बहुत जल्दी इस वारदात को सुलझाते हुए 31 तारीख को इस वारदात में जो शामिल थे युवक, उनमें से एक युवक अतुल, जो टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है। आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।